दोस्तों, मेरी चैनल हंटिंग मिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज जिस वेब सीरीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे वो एक वेब सीरीज़ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज़ है। उस वेब सीरीज़ का नाम है द ग्लास डोम। सीरीज़ पॉलिश सीरीज़ है। ये सीरीज़ एक पॉलिश वेब सीरीज़ है। चलिए जानते हैं कि लाजला साइको किलर के बारे में पता लगाएगी। एक रात को लाजला स्कूल केयर से घर लौट रही थी। उसने दरवाज़ा खोला और माँ को आवाज़ दी। हाँ, मैं आ गई। तभी अचानक एक अजनबी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और जबरदस्ती किडनैप कर ले गया। जब लाडला की आंखें खुली, कांच के जेल में कैद थी। उसके आसपास कुछ ड्राइंग्स बिखरी थी। अब इस जेल से बाहर निकलना असंभव सा लग रहा था। अब स्टोरी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि लाजला मनोविज्ञान में पीएचडी पूरी कर चुकी है। एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में ग्रेजुएटेड लेक्चरर है। इसके साथ ही वह बच्चों का अपहरण करने वाले अपराधियों के दिमाग पर शोध कर रही है। उन मनोवैज्ञानिक कारकों की खोज जो उन्हें ऐसे जघन्य कृत्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेक्चर खत्म होने के बाद खबर मिलती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वह तुरंत फ्लाइट बुक कर अपने होम टाउन के लिए निकल पड़ी। का गांव एक स्वीडन के कस्बे में था। का बचपन बीता था। क्या वाल्टर नेस घर पर कुछ बना रहे थे और लाजला को वापस देख के वो खुश हो जाते हैं। उनकी आंखों में खुशी की किरण दिखाई देती है। लाजला के बचपन के दोस्त एडी और जिम उसे देखकर खुश हो जाते हैं। वे उसके साथ पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। उसकी माँ एन मैरी के लिए भी गहरा अफसोस था। इन दिनों ग्रामीण समुदाय एकजुट होकर खनन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। वे वन के संरक्षण, जलवायु रक्षा और शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज एन मेरी का अंतिम संस्कार था, जिसमें लाला की बचपन की दोस्त लुइस भी आई थी। का अपने हस्बैंड के साथ रिश्ता अच्छे से चल नहीं रहा था। इस बारे में खुलकर बात करना तो वो चाहती थी, लेकिन अपनी बेटी की वजह से वो चुप बैठ जाती है। इसके अलावा कोयला खनन के कारण स्थानीय लोग उससे अलग ही नाराज थे। यहाँ तक कि इस बार अंतिम संस्कार के लिए आते समय उनकी गाड़ी पे किसी ने अंडा फेंक के मार दिया था। अपनी बेटी एलिसिया की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थी और इन सभी मसलों पर लाजला से अकेले में सलाह मशवरा करना चाहती थी। लाजला अपने पिता को छोड़ के फिर से अमेरिका जाने वाली थी। उसके डैडी दुखी थे बेटी के जाने से। लाजला अगली सुबह 11 बजे अमेरिका लौटने वाली थी। पापा को अलविदा कह के वो लुइस के घर पहुंचती है। उसने देखा टब के अंदर लुइस की लाश पड़ी हुई थी। घबराहट में उसने तुरंत अपने अंकल टॉमस को फ़ोन किया और शहर के जो पुलिस कमिश्नर थे। इस घटना से लुइस की माँ क्रिस्टीना का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी मुश्किलें तब और बढ़ गई जब पता चला कि एलिसिया भी लापता है। जल्द ही एलिसिया के लापता होने की खबर शहर के कोने कोने में फैल गई। जल्द ही मैदान में एक रिसर्च टीम को उतारा गया। इस सर्च टीम ने एलिसिया के पिता सैयद भी शामिल हुए। पूरे जंगल में उसकी तलाश शुरू हो गई। सुबह से शाम हो गई, लेकिन एलिसिया का कोई भी सुराग नहीं मिला। थक हार कर सभी विश्राम कर रहे थे, तभी अचानक कमिश्नर ने सैयद को गिरफ्तार कर लिया। खनन के प्रवेश द्वार के बाहर एलिसिया के कपड़े और जूते मिल जाते हैं। इन सवाल यह था कि सैयद अपनी ही बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगा। मामला यही तक नहीं थमा था। इस क्षेत्र में पक्षी रहस्यमय तरीके से मर रहे थे। इसका जवाब किसी के पास नहीं था। अगली सुबह सैयद से पूछताछ की गई, जिससे उसमें उसकी पत्नी लुइस के साथ रिश्ते के बारे में सवाल किए गए। सईद ने दावा किया कि लुइस के साथ सब कुछ ठीक था, लेकिन यह सरासर झूठ था। दरअसल घर की तलाशी के दौरान पुलिस को तलाक के कागजात मिले थे, जो लुइस ने दाखिल किए थे। सैयद ने स्वीकारा कि उनके बीच मनमुटाव चल रहा था, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि उसने लुइस की हत्या नहीं की। कमिश्नर को अब ऑटोप्सी रिपोर्ट का इंतजार था, जो इस रहस्य को सुलझाने की कुंजी हो सकती थी। जिला एलिसिया को ढूंढने के लिए जी जान से जुटी थी। उसने अमेरिका लूटने का इरादा भी त्याग दिया था। जिला समझ जाती है एलिसिया को गायब करने में किसी करीबी का हाथ हो सकता है। इसलिए उसने एलिसिया की नानी क्रिस्टीना से मुलाकात की। वहाँ उसे एक लड़के के बारे में पता चला, जो कुछ दिन पहले लुइस के घर की मरम्मत करने आया था। एलिसिया और उस लड़के की खूब बनती थी और वे दोनों मिलकर वीडियो बनाया करते थे। वह लड़का जिस इलाके से था वह क्षेत्र बदनाम था।
वॉल्टर वहाँ जाना नहीं चाहते थे। आखिरकार 48 घंटे अहम होते हैं। लाजला की जीत पर वे उस लड़के से मिलने गए। चला उसकी 10 साल की बेटी थी जिसके साथ एलिसिया कुछ वीडियो बना करती थी। कहता है मैं परिवार छोड़ के पैसे कमाने यहाँ आया हूँ। ये पुलिस के लफड़े में पड़ना नहीं है। वीडियो में शख्स दिखा जो लीस को किस करता नजर आ रहा था। रचेला और वॉल्टर ने यह वीडियो कमिश्नर थॉमस को दिखाया। वह उल्टा उन पर ही भड़क उठा। दरअसल उन्हें किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं थी। तब से रिपोर्ट आ चुकी थी जिसमें पता चला कि लुइस को मारने से पहले बेहोश किया गया था। अगर अफेयर वाली बात सच थी तो सैयद के पास हत्या का मकसद हो सकता था। आज की पूछताछ में भी उसने कई झूठ बोली। उसने दावा किया है कि घटना के वक्त वह स्टॉकहोम में था, लेकिन इस बात की सच्चाई का पता उसके फ़ोन की लोकेशन डिटेल से ही चल सकता था। तो अभी आनी बाकी थी। क्या यह काम उसी शख्स का तो नहीं ने 20 साल पहले लजला को अगवा किया था? लजला ने इसे अपने पुराने मामले से जोड़कर देखना शुरू किया। उस वक्त वह किसी तरह किडनैपर को बेवकूफ़ बनाकर भागने में कामयाब रही। उसी रात माइन का अलार्म जोर जोर से बज उठा। से गंदा पानी लीक हो रहा था। ये लोग घर में आने वाले पानी का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे। लोग आक्रोश में थे। उन्होंने पहले ही माइन को बंद करने की मांग उठाई थी, लेकिन तब किसी ने उनकी एक नहीं सुनी थी। पहले जहरीले पानी से पक्षी मर रहे थे और अब यह खतरा लोगों की जान पर आ पड़ा था। अगर गलती से उनके बच्चे जहरीला पानी पीकर मर गए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्रिस्टीना को समझ आया और उसने ये समस्या के हल होने तक माइंड को बंद करने का फैसला किया। फिर सैयद की फोन लोकेशन की रिपोर्ट आ चुकी थी। घटना के वक्त वाकई स्टॉकहोम में था। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उसे रिहा कर दिया गया। किडनैपर की ओर से उन्हें एक वीडियो मिला पर एलिसिया सोई हुई नजर आ रही थी। किडनैपर ने कोई मांग भी नहीं रखी। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चाहता क्या है। नो लजला के बचपन का दोस्त एडी कहीं नजर नहीं आ रहा था। पत्नी निकी को पूछा तो रो पड़ी। पुरानी थी। एडी घर पर 35,000 लेकर आया था। निकी ने जब उसे सवाल किया तो वो कहने लगा कि जिंदगी के अब मजे लो। जब उसे पब्लिक मीटिंग में माइन के रिसाव और एलिसिया लुइस केस के बीच उनका पता चला तो वो घबराकर कहीं चला गया। को डर था कि वह किसी छोटी गलती के कारण बड़ी मुसीबत न मोल ले। इसी रात उसने अपनी बेटी इसला को वॉल्टर के हवाले किया। एडी को जंगल में ढूंढने के लिए निकल पड़ी। एडी के पिता का जंगल में एक हंटिंग केबिन था की हालत में पड़ा मिला। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि माइन में रिसाव करने के लिए उसे 35,000 दे दिए गए। ईमेल के जरिए बात करते थे। एडी को मिले हुए ईमेल और एलिसा को वीडियो क्लिप एक ही सर्वर से। इसका मतलब दोनों के पीछे एक ही शख्स है। घर पहुंची, उसने एलिसा की ड्राइंग देखी और वो दंग रह गई। पूछने पर उसने किसी इकी का नाम लिया जो खिड़की से उसके पास आया था। ड्राइंग उसी ने बनाई थी और उसके हाथों पर एक रेड कलर का फूल का टैटू था। सुराग इकी की पहचान उजागर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता था। शुरुआत से ही रिसर्च टीम में डेनियल फ्रिक नाम का एक व्यक्ति था। लजला से बात करने का मौका तलाशता रहता था। जिम शॉपिंग मॉल में लजला को पुलिस की मुखबिर कहकर ताने मार रहा था। डैनियल ने उसकी साइड ले ली। दोनों के बीच बात हुई और डैनियल ने उसे कॉफी के लिए चलने को कहा। से लजला मना नहीं कर सकी। उसी शाम 4 बजे एक और बच्ची 10 साल की लापता होने की खबर मिली। साइको एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहा था। पुलिस बेबस नजर आ रही थी, इसीलिए पुराने कमिश्नर वाल्टर हालत का जायजा लेने पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहाँ उन्हें एक वॉइस मेल मिला जहाँ एक बच्ची रोते हुए घर जाने की गुहार लगा रही थी। बैकग्राउंड में पानी के बहाव का शोर भी सुनाई दे रहा था। उन्होंने तुरंत आसपास के डैमों पर शोध किया तो उन्हें पता चला कि शाम 4 बजे एक डैम के पास एक कार खड़ी हुई देखी गई थी। साधारण कार नहीं थी बल्कि एक फ्यूज 205 थी। पूरे देश में इकलौती थी। वानिया फ्रिक के नाम पर रजिस्टर थी। यहाँ 84 साल की थी। उस पर संदेह नहीं किया जा सकता था। ये भूलने की बीमारी थी। बीमारी के चलते 6 महीने पहले उसे देखभाल केंद्र में भेज दिया गया था। देख रेख के अनुपस्थिति में 2 हफ्तों से उनके घर का इंटरनेट कोई इस्तेमाल कर रहा था। थॉमस ने एक टीम तैयार की और मोरा के लिए तुरंत रवाना हुए। इधर वादे के मुताबिक लजला डेनियल के साथ थी। तभी उसे वॉल्टर का फोन आता है। वॉल्टर ने बताया कि इकी के ठिकाने का पता चल गया है। ने पूछा तुम कहाँ हो? लजला ने जवाब दिया
मैं रिसर्च टीम के एक सदस्य डेनियल फ्रिक के साथ उसके घर पे हूँ। वानिया फ्रिक के परिवार की पूरी जानकारी निकाली जा चुकी थी। वानिया के भाई का एक बेटा था जो 3 साल पहले 11 साल की एक लड़की के अपहरण की असफल कोशिश के लिए जेल हुई थी। 4 हफ्ते पहले उसे कुछ दिनों की छुट्टी मिली थी, लेकिन जिस गवाह ने उसकी जमानत करवाई उसे वो बेवकूफ़ बनाकर गायब हो गया। का नाम सुनते वॉल्टर चौंक पड़े क्योंकि लाजला डेनियल फ्रिक के घर पे ही थी। डेनियल एक साइको था। डेनियल उसे अपनी बातों में उलझाकर पिलाया जा रहा था और वो पीती जा रही थी। टॉमस की टीम वानिया के घर पहुंच चुकी थी जहां पर उन्हें एक बच्ची मिली जिसका इसका मतलब डैनियल ही था। की नज़र डैनियल के कलाई पर पड़ी जिस पर रेड कलर का फूल का टैटू था। जाते है कि डैनियल ही इक्की है। भागने की हालत में नहीं थी। पल इक्की उसे ठिकाने लगाने का जुगाड़ बनाने लगा। इसी तरह लाजला जबरन उल्टी करके होश संभाली और पीछे की रास्ते से भाग जाती है कि उसे हर तरफ उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो भागते भागते गिर पड़ी। उसे वाल्टर वहां बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। मामला और सुलझा नहीं था क्योंकि उन्हें इक्की के ठिकाने पर केवल एक ही लड़की मिली थी। एलिसिया अभी भी लापता थी। डैनियल को पकड़ने के लिए खबर को न्यूज़ चैनलों पर फैला दिया गया। शहर में नाकाबंदी कर दी गई। फिर भी जिम और उसके दोस्तों को पुलिस पर भरोसा नहीं था। उन्हें उस बच्चा चोर को पकड़ने के लिए खुद ही एक टीम बनाई और निकल पड़े। जिम तो उस सरफिरे को खत्म करने के मूड में था। लाजला को वॉल्टर ने दूसरी बार बचाया था, हालांकि वो उनकी सगी बेटी नहीं थी। लाजला के मिलने के बाद वॉल्टर को उसे उसके परिवार को सौंपना था, लेकिन उसकी माँ ने खुदकुशी कर ली थी। उसका कोई और अपना नहीं था, इसलिए वॉल्टर ने उसे गोद ले लिया। तो यहाँ लाजला को घुटन महसूस होने लगी थी, इसलिए उसने जितनी जल्दी हो सके टिकट निकालने की कोशिश की। रात जिम घर पे पहुंचा तो उसके पिता परेशान हो उठे। पूछने पर उसने बताया कि वह शिकार करके लौटा है, कि वो उसका कोट जबरन उतारने पे उसे कहते हैं, उसे जला देते हैं। अगली सुबह माइन के एक कन पर एकी का शव लटका हुआ मिला। शक पहले जिम पर ही गया क्योंकि बातों बातों में ही उसने इकी को मारने की बात कही थी। उसके पास कुछ सबूत नहीं था, इसीलिए टॉमस उसका कुछ नहीं कर सके। तभी जिम के लॉकर में उन्हें उसके जूते मिल जाते हैं। खून लगा हुआ था, इसके लिए उसे लैब भिजवा दिए गए। वॉल्टर को एक अज्ञात व्यक्ति का कुरियर मिला। में एक लड़की की चोटी थी। यह चोटी किसी और की नहीं बल्कि लाजला की थी। लाजला उसमें बंधा हुआ रिबन अच्छी तरह से पहचान जाती है। पर सभी हरकतों के जरिए चुनौती दे रहा था कि कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता, कि ये अनुमान था डैनियल फ्रिक को उसी ने मारा होगा। फ्रिक खुद को इक्की कहता था। रही बात एलिसिया की तो वह शायद असली इक्की के पास होगी। यह बात भी स्पष्ट हो गई। जिम के जूतों पर लगा हुआ खून हिरन का था। पुलिस का हर दाव विफल होता जा रहा था, इसीलिए इस मामले को संभालने का जिम्मा रिटायर्ड कमिश्नर वाल्टर को सौंपा गया। ऊपर से आदेश था, इसलिए टॉमस चाहकर भी कुछ नहीं रोक सका। उस दिन उसने खूब शराब पी जब नशा उसके सर पर चढ़ा चुका था। थॉमस को सैयद मिल जाता है और वो उसे बताता है कि तुम लुइस के अफेयर की जांच कर रहे थे। वह मैं था, मतलब टॉमस का ही लुइस से अफेयर था। सच्चाई को वो उगल दिया। लजला को ये बात पता चली, वो तुरंत टॉमस के घर गई। वहाँ उसे लुइस का मोबाइल मिल जाता है जिसमें लुइस की मौत का राज छुपा था, पर वो तुरंत टॉमस को चकमा देके टॉमस के घर से भाग जाती है। टॉमस भी उसके पीछे भागता है। लजला पुलिस को फ़ोन करने गई तो तुरंत उसको कोई पीछे से आके किडनैप कर लेता है। लजला के पिता अपनी पसंदीदा जगह पर मछली पकड़ रहे थे। कुछ घंटों बाद जब लजला को होश आया तो वो उसी पुरानी जगह पर कैद थी जहाँ बचपन में इक्की उसे रखा करता था। एलिसिया भी वहाँ पे बंदी थी। एलिसिया अपने माँ का फ़ोन देख के पहचान जाती है। अनलॉक करवाकर वॉल्टर को कॉल की। डॉक्टर ने लजला की आवाज़ तो पहचान ली, लेकिन फ़ोन पर उसकी आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। दरअसल नेटवर्क वीक था जिसके चलते फ़ोन कट गया। फिर भी लजला निश्चिंत थी कि वो जानती थी वॉल्टर इस मोबाइल का लोकेशन टेस्ट करके उन्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे। और यह बात एलिसिया को समझा रही थी कि तभी इक्की की आने की आहट हुई। हमेशा तरह की मास्क पहने हुए था, लेकिन लजला अब जान चुकी थी वो टॉमस है। लेकिन इक्की ने जैसे ही मास्क उतारा वो दंग रह गए। उसका दिल बैठ गया। सच्चाई पर यकीन करना मुश्किल था कि वॉल्टर ही इक्की है। तुरंत उनसे फ़ोन ले लिया गया और लाजला को कोने में खदेड़ कर एलिसिया को बाहर निकल गए। ठीक उसी प्रकार
जैसा वो लाजला के साथ किया करता था। हैवान ने एलिसिया की चोटी भी काट दी। इन बालों से वह मछलियों का चारा बनाया करता था। एक रोज़ वो लाजला की चोटी काटकर उसका भी गला घोटने वाला था। वो बहाना बनाने लगी कि उसे अपनी बुक कंप्लीट करनी है और फिर मौका मिलते ही इक्की को कैद करके वो भाग निकली। वर्तमान में इक्की एलिसिया की चोटी काटने के बाद उसे समझाता है, लाजला धोखेबाज है और वो तुम्हें उससे बात नहीं करना चाहिए। उसके जाने के बाद एलिसिया ठीक वैसा ही करती है क्योंकि वो महज 10 साल की है। इसी तरह लाजला एलिसिया को फुसलाकर मनाती है और फिर वे ताला खोलने के लिए कुछ कोड आजमाते हैं, लेकिन जब बात नहीं बनती है तो लाजला एलिसिया को समझाती है, अगली बार जब वॉल्टर चाचा आएंगे मैं उन्हें बातों में उलझा के रखूंगी और तुम्हें जोर से दरवाजा बंद करके भागना है। हम बाहर निकलेंगे। उधर टॉमस को अब तक लुइस के फोन के गायब होने का पता चल गया। उसे अंदाजा हो गया था कि पिछले दिन लजला ही उसके घर से फोन चुरा कर भागी है। उसने यह बात वॉल्टर को भी बताई। खबर किसी को लगी तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। उसने टॉमस को जवाब दिया कि वो बीमार है और उसी बहाने से वो फोन लाकर टॉमस को दे दिया कि टॉमस वैसे भी सबूत को मिटाने वाला था। ही वाल्टर एलिसा को शीशे के बाहर छोड़कर त्रिपाल लेने गया था ताकि उसके बॉडी को उसमें बांधकर ठिकाने लगा सके। जिला गिड़गिड़ाने लगी कि पापा आप यह सब क्यों कर रहे हैं। टाइम पर एलिसिया को भागना था लेकिन वह भूत बनकर खड़ी थी। कहता है कि पहले तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे पहले कभी कोई उतना अच्छा नहीं लगा। इसलिए वॉल्टर ने उस पर नज़र रखना शुरू किया और सही मौका देखकर उसे किडनैप कर लिया। हालांकि वह उनके उम्मीद से काफ़ी तेज निकली। देखते भाग निकली और उसका खामियाजा उसकी माँ को भुगतना पड़ा। वॉल्टर ने लाजला के माँ को ख़त्म करके साबित कर दिया कि उन्होंने खुदकुशी की थी। लाजला को गोद ले लिया गया और एक अच्छे पिता की तरह उसकी परवरिश। फिर समय आने पर वो उसे छोड़कर अमेरिका चले। लेकिन इस बार लाजला को रोकने के लिए वॉल्टर ने उसके फ्रेंड लुइस को मारा। कहानी द ग्लास। दोस्तों, आपको ये हमारी वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।